बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद है फ़िज़िक्स के स्टूडियो में। तो ये इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनदर चैप्टर नंबर 12 का और स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। तो याद रखिएगा, हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अब अटैम्प्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड ही होंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। डिफाइन कैपेसिटेंस, गिव इट्स यूनिट, आल्सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर से मुंसलिक क्वेश्चन है, एक फेमस क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन पूछी जाती है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर। और ये इसकी मैंने जो बोर्ड की रिपीटेशन है वो भी लिखी है कि डीजी खान में 2017 में, रावलपिंडी में और सरगोदा बोर्ड में 2017 में ये पूछा गया है। तो इससे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही हो सकती है इसकी, क्योंकि मेरे नॉलेज में जो था मैंने वो लिख दिया है। तो हमें जिस तरह से हम आम रूटीन में चल रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसकी नंबर ऑफ़ हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसकी नंबर ऑफ़ हेडिंग्स क्या हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने इसकी हेडिंग्स की लिस्ट बनाई है, वो टोटल 8 हेडिंग है इसकी। तो इनको हम इसी तरतीब से याद रखें तो हमारे लिए क्वेश्चन को आसान रखना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कैपेसिटेंस की, फिर फार्मूला है उसका, फिर उसके यूनिट हैं कैपेसिटेंस के, फिर हम देखेंगे कि इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है। थ्योरेटिकल हम बात करेंगे कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस जो है वो किन चीज़ों पे है। उसके बाद फिर उसी की हम कैलकुलेशन करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस आ जाएगी, हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। जहाँ पे हम जिसका जिक्र करेंगे वहाँ पे उसी चीज़ की हम डेरिवेशन जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे। और नेक्स्ट में है जी कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस जो है उसका फार्मूला लिखेंगे। और मीडियम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी उसका फार्मूला लिखेंगे। और एंड पे फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफ़ाइन करेंगे, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम दे चुके हैं पीछे कूलम लॉ में। अब उसी कांस्टेंट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर एप्सिलॉन आर के नाम से लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट हेडिंग की तरफ और इसको फॉलो करते हैं इनकी तरतीब को और अपना क्वेश्चन पूरा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग इसकी पुट अप की है। फर्स्ट हेडिंग है द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। ये बड़ी एक फेमस डेफिनेशन है, बच्चों को आमतौर पे यही सिखाई जाती है। तो मतलब इस हेडिंग में एक उसका फिजिकल जो है पिक्चर सामने आ जाती है कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस जो है वो है क्या चीज़। सो यानी किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, उसको हम कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। अगर आप मैथमेटिकली इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम बोलेंगे दी अमाउंट ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। मैं जब आगे इसका फार्मूला लिखता हूँ तो वहाँ पे हमें समझ आएगी कि ये हेडिंग जो है ये कहाँ से हमने इसको निकाला है। तो फिर दोबारा से मैं इसको डिफ़ाइन कर दूंगा। फ़िलहाल मैंने डेफिनेशन लिख दी है कैपेसिटेंस की। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमने देखना है कि जो कैपेसिटर है वो होता क्या है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। तो फ़िलहाल मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है कि हमारा सारा फोकस जो है वो इसी कैपेसिटेंस के ऊपर है। हमने कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कैसे करनी है किसी कैपेसिटर की, या डिक्रीज़ कैसे करनी है, या फिर उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है। तो इसलिए हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है ताकि हमें पता हो कि हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग में इसका फार्मूला और यूनिट लिखते हैं और फिर ज़रा डिटेल में डेप्थ में जाके इसको सीखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मैंने तरतीब में आपके सामने नंबर 2 में फार्मूला लिखा था। तो फार्मूला मैं इस फिगर को सामने रख के आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स से कि मेरे पास ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। कैपेसिटर डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। शेप से मुराद ये है कि जो प्लेट्स की जो तरतीब है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिक्स के साथ, डिफरेंट शेप्स के साथ जो कैपेसिटर है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट जो उसकी डिज़ाइनिंग है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन दी कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये ज़रा देखें, मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, किसी भी कंडक्टर की हो सकती हैं। मैंने इनके साथ ये बैटरी लगाई है, देखें ये बैटरी लगा दी। लेट्स से कि इसको हमने V वोल्टेज अप्लाई किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे कंडक्टिंग प्लेट पे, तो जो चार्जेस हैं वो बैटरी से निकल के यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से कि मेरे पास जो वोल्टेज है बैटरी का वो 5 वोल्ट है।
तो ये चार्ज जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर और चार्ज आएगा और वो भी यहाँ पे एक्युमुलेशन होती जाएगी। जितना चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज की अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। जितना चार्ज पॉजिटिव आएगा इंडक्शन की वजह से, उतना ही चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करते हैं तो टोटल चार्ज को डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि किसी एक प्लेट का चार्ज डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि जब आप टोटल चार्ज की बात करेंगे वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि जितना चार्ज इस प्लेट पे है पॉजिटिव है, उतना ही चार्ज जो है वो दूसरी प्लेट पे है वो नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो वो ज़ीरो बनता है। लेकिन हम जब कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि द चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स प्लेट्स। तो ये भी हमें जहन में रखना होगा। अब देखिएगा ज़रा कि ये चार्जिंग जो है ये जारी रहेगी। इसकी कब तक जारी रहेगी? जब तक इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 5 वोल्ट नहीं हो जाती। जब 5 वोल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ गए, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो फर्दर जो चार्ज है वो यहाँ पे अब स्टोर होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उतनी ही रिपल्शन उसे सामने फेस करनी पड़ेगी। लिहाजा फर्दर जो चार्जिंग है, ठीक है, या अकोमोलेशन ऑफ द चार्जेस था वो स्टॉप हो गया। लेट्स से कि हम यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज़ कर देते हैं बैटरी के और 10 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। तो चूँकि अब यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस फिर हमने इंक्रीज़ कर दिया है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है टर्मिनल पे और प्लेट्स के ऊपर कम है, तो चार्जिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। फिर से चार्जेस जो है वो यहाँ पे एकुमुलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और चार्जेस एकुमुलेट होते जाएंगे, तब तक होते चले जाएंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों का 10 वोल्ट तक नहीं मिल जाता। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दोबारा से 10 वोल्ट हो जाता है, फिर चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह से फर्दर अगर आप चार्जिंग करना चाहते हैं तो आप बैटरी के वोल्टेज बढ़ा के 15 वोल्ट कर दें, दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा चार्जिंग जारी रहेगी कब तक? जहाँ तक 15 वोल्ट प्लेट्स के ऊपर नहीं आ जाते। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमने यहाँ पे जो सीखा है वो ये सीखा है कि जो चार्ज है, जो एक्युमुलेशन ऑफ द चार्जेस है, ये बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है जब तक आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चार्ज which is the any amount of the charge on any of its plates, so charge on any one of the plate is directly proportional to the applied voltage के वो directly proportional होता है। यही वजह है कि चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। कैसे? जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं कि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करें अगर, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये जो C है ये यहाँ पे कांस्टेंट कहलाता है और यही हमारी कैपेसिटेंस है। तो ये इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला बनेगा कि C बराबर आ जाएगा यहाँ पे Q/V के। तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि हाँ जी, तो आप यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें इसको, द चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स प्लेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो वहाँ से फिर हम ये स्टेटमेंट के बाद ये आप राइटिंग कीजिएगा। तो यहाँ से हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब कैपेसिटेंस के यूनिट की बात आ गई है, हम डेफिनेशन इसकी पहले ही कर चुके हैं। हाँ, मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है वो दो डेफिनेशन थी। द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ। सेकंड मैंने जो डेफिनेशन की थी वो ये की थी, द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो ये देखें, हम अगर कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करना चाहते थे, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी, तो देखें अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप 1 वोल्ट कर देते हैं तो फिर जो चार्ज की वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि C भी फिर किसके बराबर आ जाएगा? Q के, क्योंकि नीचे पोटेंशियल डिफरेंस हमने 1 कर दिया है। तो फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ द स्टोर चार्जेस ऑन द प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्योंकि उस वक्त C जो है वो Q के बराबर है, तो जो Q होगा वही C कहलाएगा। तो ये एक हमारे पास आम जनरल सा तरीका है। हम हर कांस्टेंट को किसी भी इक्वेशन से इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि उसका डिनोमिनेटर हम 1 कर देते हैं, तो फिर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर आ जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी इसको इसी तरह से डिफाइन किया है कि डिनोमिनेटर में जो वोल्टेज थे उसको 1 कर दिया। अब मैंने बोल दिया कि द अमाउंट ऑफ द चार्जेस which will be stored on the plates and that produces the potential difference of 1 volt, that is called its capacitance। तो यहाँ पे हम इजीली कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने ये लिखी थी ये यहीं इस फार्मूले से ही आई थी। तो अब हम उसके यूनिट की बात करते हैं। सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारी थर्ड हेडिंग थी। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट हैं वो फैरड होते हैं। तो
फेरेड कितनी कैपेसिटेंस है, यहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इट्स यूनिट इज़ फेरेड, और फिर हम 1 फेरेड को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इफ़ वी supply 1 coulomb charge on any of the plate of the capacitor, and due to that we get the 1 volt potential difference across the plates. सॉरी, फिर से देखिएगा कि हम फेरेड को डिफाइन कर रहे थे कि इफ़ वी सप्लाई 1 coulomb चार्ज ऑन एनी ऑफ इट्स प्लेट्स एंड ड्यू टू दैट वी गेट द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों वैल्यूज़ हमने Q की वैल्यू भी 1 कर दें, वोल्टेज की वैल्यू भी 1 कर दें, तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस भी 1 हो जाएगी, तो उसको हम 1 फेरेड का नाम दे देंगे। तो इसलिए हम फेरेड को डिफाइन कर रहे हैं। सो देखें ज़रा 1 फेरेड की डेफिनेशन मैंने यहाँ से डिफ़ाइन की है, उसी तरह से जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इफ़ 1 कूलम चार्ज इज़ स्टोर्ड ऑन एनी ऑफ इट्स प्लेट ड्यू टू 1 वोल्ट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स पर जस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और उसकी वजह से किसी एक प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है, तो फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड कहलाएगी, यानी हमने Q की वैल्यू भी 1 कर दी, वोल्टेज की वैल्यू भी 1 कर दी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी 1 आएगी और वो 1 फेरेड कहलाएगी। तो असल में आप देखें कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत स्मॉल वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, जबकि जो चार्ज है 1 कूलम ये एक बड़ी क्वांटिटी है चार्ज की। तो इसलिए अगर 1 फेरेड का कैपेसिटर देखा जाए तो हमारे पास वो रेयर है, बल्कि ना होने के बराबर है। हमने कभी 1 फेरेड का कैपेसिटर फिजिकली नहीं देखा, डेफिनेशन तो उसकी कर दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू बनती है कैपेसिटेंस की कि आप जस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दें कैपेसिटर की प्लेट्स पे और उसकी वजह से 1 कूलम चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पे स्टोर हो जाए, तो दैट इज़ द ह्यूज वैल्यू ऑफ द, दैट इज़ द लार्ज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। तो इसलिए आम तौर पे जो हमारी रेगुलर लाइफ में जो कैपेसिटेंस के यूनिट हैं वो बड़ा होगा तो मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड और पिको फेरेड जो हैं ये वाले यूनिट जो हैं ये यूज़ हो रहे हैं कैपेसिटर के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो ये हमारे पास यूनिट थे कैपेसिटेंस के, और फिर मैंने फेरेड को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं कि इस कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस क्या है और इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो देखें, हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखी थी डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो मेनली 2 चीज़ें हैं, एक तो साइज़ या ज्योमेट्री या डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर है, और दूसरा है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा है। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी तो हम ये कह रहे हैं कि साइज़ ऑफ द कैपेसिटर कितना है, साइज़ से मुराद उसकी 2 चीज़ें हैं कि एरिया ऑफ द प्लेट्स कितना है। एरिया अगर आप बढ़ा देंगे कैपेसिटर की प्लेट्स का तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी, चार्ज के स्टोर होने की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा यह है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम कौन सा यूज़ किया गया है, वैक्यूम है या फिर वाटर है। वाटर से मुराद जो है वो डिस्टिल वाटर है, प्योर H2O है, ना कि मिनरल वाटर, या फिर कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, प्लास्टिक है, वुड है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। तो उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो हम देखते हैं कि वाकई, अब हम इसके फार्मूले की डेरिवेशन करते हैं कि वाकई कैपेसिटेंस जो है वो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रही है या फिर नहीं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग पुट कर रहे हैं जी, कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। डेरिवेशंस, हर तरह की डेरिवेशन से पहले हमें कुछ सपोजिशन करनी पड़ती हैं कि जो पैरामीटर उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसकी डेरिवेशन में हमें उनका जिक्र करना पड़ता है पहले। तो इसलिए यहाँ से भी हम बस सिंपल इसके अंदर बता रहे हैं कि कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है जिन प्लेट्स का एरिया ए है और उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर है वो Q है और अप्लाइड वोल्टेज जो है वो V है, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो D है, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है उसकी वैल्यू E है, और सिग्मा जो है उन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें आपने शुरू के अंदर बता देनी है कि ये पैरामीटर हैं जो हमारी डेरिवेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो हम एरिया ऑफ प्लेट्स की बात कर रहे थे, तो ये देखें, ये प्लेट का साइज़ है और ये उसकी लेंथ और विड्थ है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ये सारा इसका जो है ये एरिया आ जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो D के बराबर रखा हुआ है हमने।
हमने दोनों को जो बैटरी के वोल्टेज दिए थे उसकी वैल्यू V थी। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र हमने ऊपर करना है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका एरिया जो है वो A है और दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस D है। हमने वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं वो V है। प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट एरिया है, उनकी वैल्यू जो है वो सिग्मा के बराबर है। तो इन पैरामीटर्स का हम जिक्र करने के बाद अब हम इक्वेशन लिखते हैं कैपेसिटेंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। वो बराबर है जी C इज़ इक्विवेलेंट टू Q ओवर V। इसी तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन, दोनों प्लेट्स के दरमियान में डेफिनेटली जब चार्ज स्टोर हो जाता है तो उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसकी इक्वेशन भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में, तो उसको भी लिख लेते हैं। जो पहली इक्वेशन मैंने कैपेसिटेंस की लिखी है इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और एज इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू हमने पढ़ी हुई हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल उसको E इक्वल टू V ओवर D का नाम दे देते हैं। तो E इज इक्वल टू V ओवर D, ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से आई है, सिर्फ आपको याद करवाना जो है वो मकसद था। तो ये जो इक्वेशन आई है E इक्वल टू V ओवर D की, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये देखें, ये इक्वेशन 2 आ गई। और जो हम एक और इक्वेशन पढ़ चुके हैं गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन के नाम से, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं वी आल्सो नो दैट व्हाट के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम पीछे इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन 2 का और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, या अभी नहीं, हम जानते हैं कि ये जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। तो इसी के अंदर एज, ये जो एज का सिंबल लगा के कि सिग्मा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट एरिया के, यानी Q ओवर A के बराबर। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ये बराबर आ जाएगी Q ओवर A ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ये आ गई इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। तो इक्वेशन 3 को पहले लिख लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन है V ओवर D, तो दोनों की वैल्यू को बराबर कर लेते हैं। ये V मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये आ जाएगा Q ओवर V, और ये A एप्सिलॉन नॉट इसको इस तरफ ले जाता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा जाके, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन Q ओवर V। अब Q ओवर V किसके बराबर था? ये तो एक कैपेसिटेंस के बराबर है, लिहाजा Q ओवर V को हम C के बराबर लिखते हैं। तो C बराबर आ गया A इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये देखें, छोटी सी डेरिवेशन थी इसकी। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई है? A इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर। इस इक्वेशन को देख के ही पता चल जाता है कि जो कैपेसिटेंस है वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। साइज़ ऑफ द कैपेसिटर, साइज़ ऑफ द कैपेसिटर से मुराद है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये दोनों चीज़ें मिला के पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे साइज़ ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस या फिर डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर भी कह सकते हैं। तो कैपेसिटेंस मेनली डिपेंड कर रही है साइज़ ऑफ द कैपेसिटर पे, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये दोनों प्लेट्स के दरमियान का मीडियम है। यहाँ पे हमने वैक्यूम लिया हुआ था, इसलिए इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट के बराबर आई है। तो हमने जो बोला था कि कैपेसिटेंस मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, तो इसका फार्मूला यही रिजल्ट शो कर रहा है कि कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स के ऊपर और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर। तो ये थी कैपेसिटेंस, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई वैक्यूम में।
हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम लिखते हैं कैपेसिटेंस इन मीडियम। अगर आप वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम और इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, तो फिर जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू किसके बराबर आएगी उसका फार्मूला देखते हैं। अब देखिएगा हमने हेडिंग पुट की है कि कैपेसिटेंस इन सम ऑफ अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये देखें, लेट्स से कि मेरे पास ये प्लेट्स थी कैपेसिटर की और इनके दरमियान में पहले वैक्यूम था। अब हमने कोई अदर मीडियम जो है उसको इंसर्ट कर दिया है। अब वैक्यूम नहीं है, कोई भी एक मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के बराबर है। ये उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी हर इंसुलेटर मटेरियल का ये एक फैक्टर होता है। इस फैक्टर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो जो भी आप मटेरियल डालेंगे उस मटेरियल की नेचर के मुताबिक इसकी वैल्यू चेंज होगी। यानी अगर आप वाटर यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर, वो भी एक इंसुलेटर का काम करता है। प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। आपकी बुक में टेबल 2.1 में डिफरेंट वैल्यूज़ इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मीडिया लिखी हुई हैं। उनमें से जो फेमस वैल्यूज़ हैं वो आप ज़रूर याद में रखें, आपको MCQs के तौर पे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। मेन चीज़ जो है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगी, तो ये भी आपने जहन में रखनी है। तो लेट्स सपोज के वी इंसर्ट एनी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। हम कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटेड मीडियम जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और वो कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ी है? इतने टाइम ही बढ़ती है जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। किसके मुकाबले में बढ़ती है? जितनी पिछली कैपेसिटेंस थी वैक्यूम की। वैक्यूम की कैपेसिटेंस लेट से ये थी हमारे पास C वैक्यूम के साथ उसको लिख दिया। तो जब जैसे ही मैंने इसके अंदर मटेरियल डाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसकी कैपेसिटेंस इतने टाइम बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक टाइम बढ़ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये नई कैपेसिटेंस आ जाएगी। इस कैपेसिटेंस को हम C मीडियम का नाम देंगे, इसको लिख लेते हैं। सो हमने जो बोला वो लिख दिया कि इफ़ एन इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर is placed between the plates, then the increased value of capacitance is given as, जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो हमने पहले भी लिखी हुई है, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको कि that will be equivalent to C medium capacitance in the presence of dielectric medium is equal to C vacuum into epsilon r। यहाँ पे आप C वैक्यूम की वैल्यू डाल दें जो हम पीछे इक्वेशन में ड्राइव कर चुके थे, वो बराबर थी A इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस थी, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ? एप्सिलॉन आर के साथ। तो हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया। मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है वो इस इक्वेशन के बराबर है A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ओवर डी। क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा ही होगी, इंक्रीज़ ही होगी। अब अगर यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट हेडिंग थी इस इक्वेशन की, अपना इस क्वेश्चन की, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थी, तो यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं लास्ट हेडिंग को। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे एप्सिलॉन आर है। इसको अगर डिफ़ाइन करना है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू C वैक्यूम की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगी C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम। यह आ जाएगा C मीडियम ओवर C वैक्यूम। तो बड़ी आसानी के साथ हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसके कोई यूनिट नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ऊपर भी कैपेसिटेंस है नीचे भी कैपेसिटेंस है। फैरड यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे तो कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होते। इसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी बोला था कूलम लॉ के केस में, तब भी हमने बोला था कि इसके कोई यूनिट नहीं होते। और दूसरी बात जो हमने बोली थी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1 से वैल्यू इसकी हमेशा ज़्यादा इसलिए होती है कि ऊपर वाला फैक्टर हमेशा बड़ा आना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर हमेशा छोटा आना है। ऊपर वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, नीचे वैल्यू हमेशा छोटी होगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। तो इसको लिख लेते हैं हम। सो डेफिनेशन लिखिएगा, द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। इट हैज़ नो यूनिट। बिल्कुल उसी तरह से हमने उसको डिफाइन कर दिया जिस तरह से इसकी इक्वेशन मौजूद है कि दैट इज़ द कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, और ये है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। इन दोनों की रेशो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।